शादी में जो बायो डेटा बनता है बायोडेटा आजकल, बनता बायो डेटा में रिक्वायरमेंट रहता है कि पुण्यामध्ये घर नसलं पाहिजे. ओह दैट इज अ रिक्वायरमेंट. ये सारे अम्यूनिटीज जो दिए थे, पोजीशन के बाद स्विमिंग पूल का नामो निशान नहीं था. कई बार प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, सीपी, ब्रोकर नाम सुनते ही लोग पीछे हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो ये चीजें तो हो रही है. एक डेस्परेट ब्रोकर क्या करेगा, वो आपको कुछ भी करके प्रॉपर्टी बेच के चला हाँ, जाएगा. उसको बेचना है. कि वो ब्रोकर मेरे लिए जिसको मैंने 1 लाख दे के छुटकारा लिया था, उस ब्रोकर को छोड़ने की वजह से मुझे उससे ज्यादा पैसा देना पड़ा. कि यहाँ तक भी हुआ है कि गुंडों से धमकी भी भेजे गए. प्रॉपर्टी ले लिया. प्रॉपर्टी लेने के बाद मेरे को बाद में डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज हुए. मेरे को मेरा चॉइस का पार्किंग नहीं मिला. पोजेशन में डिले हुआ, 1 साल का डिले हुआ. वी कम फ्रॉम गुड फैमिलीज एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे साथ लोगों का सपना, कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी कस्टमर्स को सर्व करके उनका सपना पूरा करने में पूरी तरह से 100% अपना दे के कॉन्ट्रीब्यूट करें. तो वेलकम टू लीड्स टू सेल. आज हमारा फर्स्ट हिंदी में पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम आज एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जहाँ पे हम रियल एस्टेट की बातें करेंगे. और पुणे में जो लीडिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है, एलिट एक्कर उस कंपनी का नाम है, और उसके फाउंडर जो मेरे अच्छे खासे दोस्त भी है और हम उनके साथ बहुत दिनों से काम भी कर रहे हैं. बट इनका जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, इनका जो मार्केट का एक्सपीरियंस है, और वो कैसे काम करते हैं रियल एस्टेट में, या फिर एज अ व्यूअर आप आज होम बायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, तो आपको बहुत बहुत सारी आज वैल्यू आपको मिलने वाली है. सो हम सब उनको आज वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में. थैंक यू सिद्धांत. वेल, इट्स एन ऑनर टू बी इन दिस पर्टिकुलर शो. आपका मराठी पॉडकास्ट तो काफ़ी हिट जा ही रहा है, एंड आई एम फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ टू बी द फर्स्ट member to start the Hindi podcast. Siddhant and viewers, I am a property consultant, so I work with पुणे के कुछ रेप्यूटेड डेवलपर्स लाइक विलास जावडेकर, कोहिनूर, उनके साथ काम करते हैं हम लोग, एंड इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स को राइट प्रॉपर्टी विथ राइट एडवाइस दिया जाए. रियल एस्टेट मार्केट is an unorganized sector, and मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है with IT companies, I am trying to contribute and be trying to make this a sector, an organized sector. So I'll give a little bit background about Yes, please. me. So I've done my MSc Mathematics from Pune University, been a lecturer for a year, एंड उसके बाद विप्रो के साथ 15 साल काम किया. 15 साल में वेरियस लीडरशिप पोजीशंस लिए, एंड हर बार कंपनी छोड़ने के बारे में सोचा था 1.5-2 साल में, बट एवरी टाइम कंपनी ने नया चैलेंजेस दिया, नए रीजंस बने कंपनी के साथ कंटिन्यू करने के लिए, और पता नहीं चला कब वो 15 साल का जर्नी कंप्लीट कर पाया. एंड इस 15 साल के जर्नी में कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप कीड़ा जो बोलते हैं वो जगना शुरू हो गया. एंड वन फाइन डे जस्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया IT सेक्टर में, एंड किसी और के लिए कुछ करना, मुझे खुद के लिए और मेरे थ्रू बहुत और लोगों को ग्रो कराना था. एंड दैट इज़ व्हेन I moved out of IT company, and then somehow probably because of Robert Kiyosaki, जिनको मैं बहुत फॉलो करता था, उनसे इन्फ्लुएंस होके रियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट सेक्टर में ही जुड़ गया. रियल एस्टेट से जुड़ने से पहले मैंने खुद के 4-5 घर के ट्रांजैक्शंस किए थे. शायद वो बिटरनेस उन ट्रांजैक्शंस का भी था जिसकी वजह से मुझे लगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में there has to be some structural change which can help customers a seamless buying experience. घर खरीदना किसी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है. एक्चुअली उसका लाइफ का सबसे बड़ा एसेट खरीद रहा है वो. सबसे बड़ा जितना भी चीज़ें खरीदे उससे अगर कंपेयर किया जाए तो दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट. 80% to 90% ऑफ हिज एसेट स्टॉक वुड बी फ्रॉम रियल एस्टेट. यस.
This is for average middle class people. So when real estate is such an important thing, the only problem in real estate earlier was there was a lot of monopoly. बिल्डर्स का मोनोपोली चलता था, कुछ लोकल वहाँ के जो लैंड ओनर्स होते हैं जो बाद में ब्रोकर्स करके चेंज होते हैं, उनको मोनोपोली होता था. तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आम इंसान जो घर खरीदना चाहता है, अपने सपनों का घर लेना चाहता है, उसको बहुत से वादे देके पैसे लिया जाता है, बट एंड में जो उसको मिलता है इट इज़ नोवेयर क्लोज टू हिज एक्सपेक्टेशन. बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है. ऐसा कुछ हुआ था जो आप स्टोरी एक आध शेयर करना चाहोगे? राइट. उसमें एक एग्जांपल मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. रियल एस्टेट में मैं ज्वाइन करने से पहले उसने घर लिया था. वो घर जिससे लिया था एक लोकल डेवलपर था. बाजू में ही उसको और अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा था, बट ही चोज अ लोकल डेवलपर बिकॉज उसको प्राइस कम मिल रहा था. ऐसे प्राइस कम मिल रहा था, ये सबसे बड़ा चैलेंज. ये सबसे बड़ा सो ये बड़ा फैक्टर होता है. लोग घर खरीदते वक्त दो मेजर फैक्टर्स रखते हैं. एक है कम प्राइस, बड़ा कारपेट. इसके अलावा और भी जो फैक्टर्स है उसको कभी कंसिडर किया नहीं जाता. तो मेरे दोस्त ने भी वही किया था. उसने उसको एक डिसेंट सा कारपेट लोअर प्राइस में मिल रहा था, तो उसने लोकल डेवलपर के साथ उसने वो प्रोजेक्ट के लिए पैसे भर दिए. वो प्रोजेक्ट में जिस लेआउट में गार्डन, स्विमिंग पूल, ये सारे अम्यूनिटीज जो दिए थे, पोजीशन के बाद स्विमिंग पूल का नामो निशान नहीं था. गार्डन के नाम पे एक छोटा सा टॉय रखा गया था और उसको इनफैक्ट उसको ग्रीन भी नहीं है, ब्राउन जो सॉइल पे है उसके ऊपर टॉय का एक जो डिज़ाइन है वो डाल के गार्डन करके उसको हैंड ओवर करा दिया. उनका कन्वेंस डीड नहीं कराया. अब तक वो प्रॉपर्टी लेने के बाद जितने भी वहाँ पे रेसिडेंट्स है, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रॉपर्टी. ओह, मतलब खरीदा तो, बट सेल में भी उसको लिए दिक्कत है. सेल में भी चैलेंज. जो बोला था वो तो मिला भी नहीं. हाँ, जो बोला था, कमिट किया था, वो तो मिला नहीं. साथ में सेल करते वक्त उनको बड़ा चैलेंज आ रहा है. सेल करते वक्त एवरी बैंक आस्क फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, दे आस्क फॉर कन्वेंस डीड. अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो तुम्हारा प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकता. सो कुछ पैसे बचाने के लिए उन्होंने तो ले लिया प्रॉपर्टी, जिसमें वो फंस गए पूरी तरह से. अभी अगर कन्वेंस डीड उनको कराना है तो बिल्डर सपोर्ट नहीं कर रहा है. बिल्डर पॉलिटिकली प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर. कि यहाँ तक भी हुआ है कि गुंडों से धमकी भी भेजे गए. तो ये सब चीज़ों में इस तरह से हो गया कि वो बंदा बिल्डर से कुछ नहीं करा सकता है. अब सोसाइटी के सारे मेंबर्स साथ में आके दे आर गोइंग टू lawyers and see how the lawyer can help them get it done in a different way, because किसी भी हालत में बिल्डर सपोर्ट नहीं करने वाला है. तो ये करने के लिए जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, that is going to compensate for the additional profit that जितना हम बचाने की कोशिश कर रहे थे. बचाने की कोशिश किया शुरुआत में, वो जाके बाद में बढ़ रहा है. This is just one example. ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स है. तो क्या है ना सर, ये जैसे आपने बोला ना, फैक्टर सबसे बड़ा तो पैसे है जहाँ पे हम सोचते हैं, बट उससे आगे चल के भी है. कई बार प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, सीपी, ब्रोकर, नाम सुनते ही लोग पीछे हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो ये चीज़ें तो हो रही है. सी एज अ कस्टमर, मैं मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा. मैं हिंजवाड़ी में मैं ट्रैवल करते रहा. मुंबई में था, मुंबई में घर लिया, फिर यहाँ पे घर लिया. तो जब पूना में घर ले रहा था तो मैंने इनिशियली चैनल पार्टनर को या जो ब्रोकर है उसको अप्रोच किया. उसने मुझे 4-5 ऑप्शंस दिखाए. ऑप्शंस दिखाने के बाद मैंने भी वही सेम गलती की थी जहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स थे. एक अच्छा डेवलपर का था, एक नया डेवलपर का था. लेकिन नया डेवलपर मुझे ज़्यादा कारपेट कम प्राइस में दे रहा था. मैंने उसी को थोड़ा टारगेट किया. फिर उसके बाद मुझे उस बिल्डर के सेल्स पर्सन ने कॉल करके बताया कि आप डायरेक्टली आते हो तो मैं आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट कराऊंगा. अच्छा, क्योंकि मैं डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था. तो बोला कि डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, बट आप डायरेक्टली अगर आओगे तो आपके लिए डिस्काउंट हम अरेंज करेंगे. तो मैंने ब्रोकर को स्किप करके मैं डायरेक्टली गया और मैंने अपना प्रॉपर्टी परचेज किया विद एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज़.
अभी ये 1 लाख रुपीज सेव करने के बाद ब्रोकर का मेरे को फोन आ रहा था, ब्रोकर को मैंने झूठ बोल के कैसे तो उसको बोल दिया कि मैं प्रॉपर्टी नहीं ले रहा हूँ, अब मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम फोन करना बंद करो। मैंने प्रॉपर्टी ले लिया। प्रॉपर्टी लेने के बाद मेरे को बाद में डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज हुए। मेरे को मेरा चॉइस का पार्किंग नहीं मिला। पोजेशन में डिले हुआ, 1 साल का डिले हुआ। पोजेशन मिलने के बाद मेरा जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे मेरे को पार्किंग एरिया अलोकेट नहीं किया था, वहाँ पे सेल्स ऑफिस फिर भी था। पोजेशन होने के 1 साल के बाद मेरे को मेरा पार्किंग दिया गया। फिर उसके बाद मुझे जब घर बेचनी थी, मैं घर बेच नहीं पाया। मुझे लगा कि वो प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सही नहीं होगा, तो मुझे बेचना था। बेचने के लिए जब निकाला, मैं बेच नहीं पा रहा था। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रोकर मेरे लिए जिसको मैंने 1 लाख दे के छुटकारा लिया था, उस ब्रोकर को छोड़ने की वजह से मुझे उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ा। 1 साल डिले, मतलब मैं अगर एक रेंटल प्रॉपर्टी का भी एक आम कैलकुलेशन करूँ तो 15,000 रुपये रेंटल जाता है। तो 15,000 रेंटल अगर मैं 1 साल का पकड़ूँ तो 1,80,000 रुपये मैंने एडिशनल रेंट में गवा चुका था। दूसरा, पेमेंट्स का कुछ आगे पीछे, देयर वर सम थिंग्स दैट द बिल्डर वाज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज द रीज़न मैंने कुछ पेमेंट्स होल्ड करके रखे थे। वो पेमेंट्स होल्ड करके रखा करके लास्ट में जब पोजीशन का टाइम आया तो बिल्डर ने बोला आप अगर एडिशनल 1 लाख रुपए नहीं दोगे, वो भी ब्लैक में, तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। पोजीशन लेने के लिए मेरे को वो एडिशनल 1 लाख रुपीज़ और देना पड़ा। बेचते वक्त मेरे को जिस तरह से जो प्राइस चाहिए था वो प्राइस नहीं मिला, बिकॉज मुझे लगा कि अगर वो ब्रोकर होता तो शायद उसको वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पता होता, वो शायद अच्छी तरह से बेच पाता, बिकॉज ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में उसने बहुत बेचा। ये सारे एक्सपीरियंसेस से एक मेरे लिए बहुत बड़ा सीख था कि ब्रोकर्स व्हाई दे आर बेटर इज बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उनको प्रोजेक्ट को पूरी तरह से वो जानते हैं, बिल्डर के साथ कनेक्शन बनता है, एंड दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड गेट यू द राइट बेनिफिट। राइट। 1 लाख के लिए बचाने के लिए जाके मैं 3-3.5 लाख का खुद का नुकसान करा लिया। राइट। ये बिजनेस में जैसे ही याद आया, सबसे पहले मेरा एक थॉट था कि कैसे भी करके वो ब्रोकर से अगर वापस कांटेक्ट हो पाया, अच्छा। तो उससे एक्चुअली जेन्युइनली अपोलोजाइज करके उसका जो भी था उस टाइम का पेमेंट जो बिल्डर से उसको जाना था, जो नहीं जा पाया मेरे वजह से, वो मैं रिपे करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक मिला नहीं, बट जब भी मिलेगा आई वुड श्योरली वांट टू रिपे हिम। यस। आपके इसमें आपने सर 2 चीज़ें बोली, एक थे अच्छे बिल्डर्स और एक आपने बोला कि ब्रोकर। इन दोनों के लिए क्वेश्चन है। अच्छे बिल्डर्स मतलब क्या, हमें क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, हम क्या देखते हैं, और दूसरा अच्छे ब्रोकर्स मतलब क्या, क्योंकि इनका भी एक्सपीरियंस कई बार ख़राब है क्योंकि वो बेचने में लग जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो मैं सबसे पहले बिल्डर से बात करता हूँ। बिल्डर से भी पहले मैं एक स्टेप पीछे जाऊँगा। हम लोग एक घर जब खरीदने जा रहे हैं तो बहुत बार मेंटालिटी, एंड इट्स अ कॉमन इंडियन मेंटालिटी, कि हम लोग 2 चीज़ देखते हैं। एक है बड़ा कारपेट कम प्राइस। लेकिन अगर हम सपोज एक फ़ोन लेने जाते हैं तो फ़ोन में हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि बड़ा स्क्रीन हाँ और प्राइस कम, हम उसके अलावा देखते हैं कि उसमें रैम कितना है, उसका कैमरा कैसा है, CPU उसका इनबिल्ट कैसा है, उसका बाकी सारे फीचर्स हम लोग देखते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि अपने को कौन सा मोबाइल अपने को सूट करेगा। हम लोग उसमें ब्रांड भी देखते हैं। मतलब आईफोन लेने वाला वो कभी भी माई1 हो या और कोई ब्रांड्स हो, शॉमी हो, इन सारे ब्रांड्स को कभी भी रेकमेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट, उसका फील अलग होता है। सैमसंग का एक अलग फॉलोअर्स है। सो पीपल ऑल्सो फॉलो ब्रांड्स, बट व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट एंड द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, वी डोंट टेक ऑल दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन। सो और क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना चाहिए उससे पहले, घर लेते वक्त सबसे पहले हम लोग घर लेने का रीज़न, इज इट इन्वेस्टमेंट, इज इट फॉर सेल्फ यूज। इन्वेस्टमेंट है तो ROI, रेंटल ईल्ड,
फिर फ्यूचर डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर लोकेशन का। ये सारे उस जो बिल्डर काम कर रहा है उसके अंदर हमें चेक करने चाहिए, हाँ, पहले लोकेशन वाइज, लोकेशन वाइज। सबसे पहले लोकेशन, तुम्हें वो लोकेशन सही है क्या। दूसरा बिल्डर के बारे में हम लोग कभी इवेलुएट नहीं करते ना। बिल्डर का रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह का बिल्डिंग बना रहा है। राइट। लोकेशन बहुत अच्छा हो सकता है बट बिल्डिंग जो बनाया है वो बिल्कुल भी एक ऑफिस का लुक नहीं देता है या एक अच्छा फसाड नहीं है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेन होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसका वैल्यू कभी नहीं बढ़ने वाला है। बिल्डिंग का वैल्यू तभी बढ़ता है जब वो रेंटेबल हो, यूजेबल हो। तो ये कब हो सकता है, व्हेन अ रेप्यूटेड बिल्डर इज डूइंग इट, बिकॉज ही नोज वो अपनी गलतियां करके उसको मालूम है कि व्हाट इज राइट फॉर माय कस्टमर्स। एंड ये जो बिल्डर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं रहते कि एक प्रोजेक्ट किया फिर कुछ साल गायब हो गए, फिर वापस कहीं से पैसा इकट्ठा किया फिर दूसरा प्रोजेक्ट किया। ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। लॉन्ग टर्म विजन रखने की वजह से उनको इंश्योर करना है कि मेरे कस्टमर्स को, जिनको मैं ऑफिस दे रहा हूँ या घर दे रहा हूँ या जो भी रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट हो रहा है, whatever I am giving, I should be able to get repeat customers from them. ओके। That is always a लॉन्ग टर्म विजन है। उनका वो लॉन्ग टर्म विजन है। People do not have vision, whoever do not have vision, वो शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मैं पैसे लेके इधर से निकल जाऊँ, बस यही ऑब्जेक्ट। कोई स्कीम खड़ी करूँ, कुछ ब्रोकर्स लूँ और उसके साथ काम करूँ और बेच के निकल। सो आइडेंटिफाइंग अ बिल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका हिस्ट्री क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर किया है, उसका रेरा रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स कितना है। और रेरा में बहुत से चीज़ें अपने को क्लैरिटी मिलता है अभी। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। हम लोग गूगल रिव्यूज पे बिलीव करते हैं, विच कैन बी फेक एट टाइम्स, बट रेरा पे जो है वो फेक नहीं हो सकता है। रेरा में देयर इज अ कमिटी दैट सिट्स एंड रिव्यूज एंड एंश्योर्स दैट। सर्टिफिकेशन भी है बिल्डर्स के लिए भी, जो बिल्डर्स के लिए सी रेरा नंबर इज अ नॉर्मल थिंग। बिल्डर्स के लिए और कोई सर्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिल्डर्स इज बिल्डर्स का भी रैंकिंग होने वाला है। ओह दैट्स ग्रेट। तो उसके वजह से कंज्यूमर्स को पता चलेगा कि जस्ट नॉट गो बाय व्हाट द बिल्डर इज ट्राइंग टू शो। बिल्डर अपने आप को अपने वेबसाइट में, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करेगा, बट रेरा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म लेके आना चाहता है जहाँ पे बहुत से पैरामीटर्स रहेंगे कि टाइमली पोजेशन, जो बोला है वो दे रहा है क्या, क्वालिटी क्या है, किस तरह का क्वालिटी चेक्स वो इंटरनली कर रहा है, किस तरह के लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहा है। ये सारे चीज़ों के बेसिस पे रेरा इज वेरी सून कमिंग अप विथ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर बिल्डर्स, जिसकी वजह से एंड यूजर्स को, कंज्यूमर्स को बहुत इजी होगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए कौन सा बिल्डर्स के साथ जाना चाहिए। राइट। सो जैसे हम सर बिल्डर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमको ध्यान में रखनी है बिल्डर चूज करने के समय पे? बिल्डर चूज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है उसका क्रेडिबिलिटी। अभी क्रेडिबिलिटी चेक कैसे करेंगे? क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए गूगल रिव्यूज़ एक प्लेटफॉर्म है, बट गूगल रिव्यूज़ में फेक रिव्यूज़ भी हो सकता है। बट वीडियो टेस्टिमोनियल्स जो एंड यूज़र के हैं उनके घर पे, वो फेक करके कितना करेंगे? जो बिल्डर कंटिन्यूसली अपना इमेज बिल्डिंग कर रहा है, लॉन्ग टर्म सोच रहा है और कंटिन्यूसली अपने कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल्स प्रेजेंट कर रहा है, उसके चांसेस कम है कि वो फ्रॉड करेगा। सो जिसका कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, ही कैन बी अ क्रेडिबल बिल्डर। मैं अभी भी 100% नहीं बोल रहा हूँ, ही कैन बी। उसके बाद रेरा में व्हेन यू लॉग इन, यू हैव द ऑप्शन टू सर्च अ बिल्डर्स हिस्ट्री बाय पुटिंग इन द डेवलपर्स नेम। डेवलपर का नाम डालो, उसको पूरा हिस्ट्री पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट कितने केसेस है, कितने इश्यूज है, कहाँ पे इश्यूज है, कितना रेरा रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स है, कोई कंप्लेंट्स अगर हुए हैं तो वो रिजॉल्व भी हुए क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओह, ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें अवेलेबल है रेरा में। सी कंप्लेन होना कभी कभार नेचुरल है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिल्डर उसको सप्रेस करता है या उसको रिजॉल्व करता है। जो बंदा फीडबैक लेके रिजॉल्व करने के बारे में सोचता है,
और बहुत से बिल्डर्स ऐसे करते हैं जो अपने कॉस्ट पे पूरा रिजॉल्व करके देखते हैं, दोज आर क्रेडिबल बिल्डर्स, एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको रेरा के वेबसाइट पे मिलता है। वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब रेरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, आप उनके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स देखो और वहाँ से आप उनका क्रेडिबिलिटी चेक करो कि मार्केट में उन्होंने कितनी प्रोजेक्ट करे हैं, क्या चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली, एंड ये करते करते साथ में दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ब्रोकर। यस। सबसे पहले मैं बिल्डर से कनेक्ट करके पहले ब्रोकर के बारे में बोलता हूँ कि कोई अगर ब्रोकर बिल्डर को रेकमेंड कर रहा है तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो ब्रोकर उस बिल्डर से कितने टाइम से एसोसिएटेड है। राइट। ओके। अगर बिल्डर ही नया है और ब्रोकर उसको रेकमेंड कर रहा है तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रेकमेंड कर रहा है? वो बिल्डर हो सकता है कहीं और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसने कहीं से पैसा लिया और यहाँ पे अभी खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, खुद का प्रोजेक्ट बना रहा है। वो जिस इंडस्ट्री में रहा रहेगा उस इंडस्ट्री में शायद वो अपना परफेक्ट करता रहेगा, बट घर तो पहली बार बना रहा है, उसमें उसका एक्सपीरियंस कहाँ पे? उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे वो जाके गलतियाँ कर सकता है। डू यू वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सपीरियंस हिज मिस्टेक? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू इवैल्यूएट। जैसे आपने पहले एग्जांपल दिया था, हाँ, स्टोरी। राइट। तो बिल्डर अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उसने अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और ये सीखा है नहीं सीखा है ये आपको रेरा में समझ में आएगा, लोगों से जब आप फीडबैक लेते हो तब समझ में आ जाएगा। तो जो ब्रोकर है, ब्रोकर को पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप ये बिल्डर को कब से जानते हो, आप कब से काम कर रहे हो उसके? बिल्डर के साथ कब से काम कर रहे हो, आपका पहला प्रोजेक्ट है या इससे पहले वाला प्रोजेक्ट है, इससे पहले आपके अगर खुद के कस्टमर्स कितने हैं? राइट का कुछ। तुमने इस कस्टमर या प्रोजेक्ट में कितने कस्टमर के साथ डील किया है, ये सारा इंफॉर्मेशन भी रेरा में अवेलेबल है। ओह, सो इफ यू स्टार्ट मतलब फॉलोइंग, ब्रोकर भी रजिस्टर है रेरा में? ब्रोकर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं रेरा में, और Okay. ब्रोकर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन कौन से बिल्डर के साथ किए हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होता है। तो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है ब्रोकर्स में कि वो एक डेस्परेट ब्रोकर है या एक एथिकल ब्रोकर है। ओह। एक डेस्परेट ब्रोकर क्या करेगा, वो आपको कुछ भी करके प्रॉपर्टी बेच के चला हाँ, जाएगा। उसको बेचना है भाई, ये नंबर लाने। उसका उसका सिर्फ काम है हाँ। चिपकाना, ओह। वो आपको कोई भी प्रॉपर्टी चिपकाएगा। बट एक एथिकल ब्रोकर वो होता है जो रेरा के नॉर्म्स को फॉलो करता है। सो रेरा में पहला ये था कि ब्रोकर को सिर्फ एक रेरा नंबर चाहिए था। रेरा ने उसके बाद लेके आया ट्रेनिंग्स। तो पहले ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को वो पूरा वो पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो क्लियर करने के बाद उसको रेरा सर्टिफिकेशन मिलता है फॉर बी एन ऑथराइज ब्रोकर। ओह। इवेंचुअली कुछ समय में जो लोकल ब्रोकर्स है, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, जो अपने आप को रेरा के टर्म्स के हिसाब से समझ के नहीं लेते, रेरा को समझना मतलब क्या, प्रॉपर्टी में बेचते वक्त मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारे डिटेल्स का अगर मेरे को एज अ ब्रोकर मुझे नहीं पता रहेगा, इवेंचुअली मैं क्वालिफाइड नहीं होता हूँ प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इवन अ ब्रोकर इज फाइंड फॉर नॉट हैविंग हिज रेरा सर्टिफिकेट। तो ये सारे स्टेप्स रेरा खुद से ले रहे हैं। तो एक एथिकल ब्रोकर क्या करता है, वो ट्रेनिंग्स लेता है, वो समझता है कि वो बेचते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड बिल्डर का भी स्टडी करता है, बिल्डर का इन्फॉर्मेशन साइट पे से कैसे निकालना है, उसका हिस्ट्री कैसे निकालना है। तो आप किसी ब्रोकर से बात करते हो तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो सर्टिफाइड है या नहीं है, या लोकल ब्रोकर है। लोकल ब्रोकर होगा वो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स दिखाएगा और आपको बोलेगा कहीं पे भी इन्वेस्ट करो लेकिन मेरे थ्रू ही करो। ओके। रजिस्टर्ड ब्रोकर बताएगा ये प्रोजेक्ट में क्यों करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, और ये डॉक्यूमेंटेशन को आप कंज्यूम कर सकते हो, फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि ये प्रोजेक्ट में अब मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं इन्वेस्ट करना है। इंडिया में एक इन जनरल एक मिथ है, अगर मैं ब्रोकर के साथ जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। हम लोग अगर फाइनेंस मैनेज करना है तो हमको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है। बैंक में हमारा एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है। एग्जैक्टली। छोटे छोटे अकाउंट्स भी मैनेज करने आ रहे हैं तो उसका रिलेशनशिप, इनफैक्ट सिम कार्ड्स भी अगर हमारा रहा तो इफ यू आर अ कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर, यू हैव अ अकाउंट मैनेजर फॉर दैट आल्सो। एग्जैक्टली।
तुम्हारा अगर कोई लीगल इश्यूज हुआ तुम एडवोकेट एडवोकेट के पास जाओगे, तो हर एक चीज के लिए तुम स्पेशल एक स्पेशलिस्ट पर्सन के पास जाते हो। बट प्रॉपर्टी जो तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा लाइफ का, उसके लिए तुम्हें कोई कंसल्टेशन का जरूरत नहीं है, हाँ। तुम तो खुद से हम डिसीजन ले लेते हो, मतलब सबसे बड़ा डिसीजन सबसे कम टाइम देंगे। कम टाइम देंगे एंड कम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस करना चाहिए बट द राइट पीपल, हाँ। so you should be able to identify, and RERA is helping you identify the right people. So when you have certified people, there is a choice whether you have to choose that person. और उसमें भी see there could be person who has a certificate but does he have a history, उसने पास्ट में कहीं काम किया है क्या, उसका खुद का ऑफिस है क्या। सबसे देखो बिल्डर जब बेचता है तो उसका एक सेल्स ऑफिस होता है, बड़ा तामझाम से सब कुछ बनाया रहता है, एंड सेल्स ऑफिस तब तक रहता है जब तक प्रॉपर्टी बची रहती है। अच्छा डेवलपर है, उसका प्रॉपर्टी बिक जाता है, बिकने के बाद सबसे पहला जो डिमोलिश किया जाता है वो सेल्स ऑफिस है, बिकॉज वहीं पे कंस्ट्रक्शन होना है। तो सेल्स ऑफिस तो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, ऑफिस डिमोलिश हो गया, बेच के। एब्सोल्युटली। तो मैं एज अ क्लाइंट मेरे को पता था सिर्फ सेल्स ऑफिस और सेल्स पर्सन वहाँ का, लेकिन जब सेल्स ऑफिस ही नहीं रहा और सेल्स पर्सन सपोज वाकड़ के प्रोजेक्ट से वो गया खराड़ी के प्रोजेक्ट में या कोई और लोकेशन में चला गया, आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाओगे? वो सेल्स पर्सन तो चला गया वहाँ से। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, अगर सही वाला प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसको इवैल्यूएट करो। आपके प्रॉपर्टी चॉइस में सबसे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हैविंग द राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। वन, ही शुड बी सर्टिफाइड। सेकेंड, लुक एट हिज हिस्ट्री, उसने कुछ काम किया है क्या, और उस बिल्डर के साथ काम किया गया जिसको वो प्रमोट कर रहा है। एग्जैक्टली। और वो बिल्डर कितना रेपुटेड है, बिल्डर कितना रेपुटेड है, तो वो हम लोग ने बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। थर्ड पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैनल पार्टनर इज, उसका खुद का ऑफिस भी है क्या, कहीं स्टेशनरी है क्या, या वो सिंगल मैन आदमी है जो सब जगह घूमता है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, तुम उसको कैसे ट्रेस करोगे? एग्जैक्टली। जब कोई बिल्डिंग सिर्फ कोई साइट पे मिल रहा है, सिर्फ साइट पे मिल रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें चेक करना चाहिए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, हर प्रॉपर्टी पे व्हेन देयर इज अ चैनल पार्टनर एसोसिएटेड, उसका भी नाम रजिस्टर्ड होता है उस फ्लैट के साथ। तो फ्यूचर में जाके अगर कुछ इश्यूज है, कुछ कंसर्न्स है, that channel partner should be able to cater to your requirements and try to help you solve the problem. वो एक और एक भी चीज़ सर मैंने सुनी है कि जैसे आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप अपफ्रंट कुछ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अपफ्रंट कोई चार्जेस नहीं होते जिसको भी प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है ना? वो क्या चीज़ है आप एक बार बताओ, क्योंकि कन्फ्यूजन वहीं पे है ना, कुछ पैसे अपने जेब से जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो कस्टमर मेनली फिर चैनल पार्टनर नहीं चूज करने का रीज़न ये रहता है कि उसका ये सोच रहता है कि या तो मुझे कमीशन या कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा ये एक मिथ है कि बिल्डर उसमें एडिशनल चार्ज लगाएगा। सो ये जो मिथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो बिल्डर दो अलग प्राइस दे रहा है, तो वो बिल्डर ही सबसे पहले एथिकल नहीं है। राइट, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबल नहीं है। मतलब आप समझिए कि बिल्डर मार्केटिंग करने के बहुत से तरीके करते हैं, एंड चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स वो उनका एक सोर्स है। ऐसे मल्टीपल सोर्सेज है, न्यूज़पेपर है, होर्डिंग है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। राइट, उनका खुद का डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप सोचिए कि अगर सपोज मैंने न्यूज़पेपर एज अ मीडियम पे इन्वेस्ट किया है, राइट, और बिल्डर बोलता है अच्छा तुम न्यूज़पेपर से आए, ओके मेरा वहाँ पे 1000 रुपये चार्ज हो, आपको मैं 1000 रुपये एडिशनल चार्ज करूँगा बिकॉज आप वहाँ से आए हो। होर्डिंग में मैंने 1 लाख रुपये चार्ज किया, तो मैं 1 लाख रुपये आपसे चार्ज करूँगा क्योंकि आप ही एक ही बंदे ने वो होर्डिंग देगा, तो मैं आपको 1 लाख रुपये चार्ज करूँ। ये इस तरह से नहीं कर सकते। उसी तरह से हम लोग या कोई भी ब्रोकर या चैनल पार्टनर, वो एक चैनल होता है मार्केटिंग का, एक चैनल होता है लाइक वेरियस अदर चैनल। तो जो बिल्डर ब्रोकर के साथ आया करके एडिशनल चार्ज कर रहा है, तो वो एथिकल प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहा है। राइट, वी वर्क विथ ओनली रेप्यूटेड बिल्डर्स जहाँ पे ट्रांसपेरेंट डील्स हो, एग्जैक्टली, जहाँ पे रेट में कोई डिफरेंस ना हो। राइट, तो कस्टमर अगर ये इवेल्युएट कर पा रहा है कि मुझे अगर रेट सेम मिलने वाला है, मुझे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, ऑल ही हैज टू डू इज, ब्रोकर सही है ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इनफैक्ट हाँ राइट, तो ब्रोकर सही है क्या, जो लॉन्ग टर्म रहेगा, जो सर्टिफाइड रहेगा, जिसका खुद का ऑफिस है,
जो सर्विस देने के लिए अवेलेबल है, जो सिर्फ तुम्हें बिल्डर के पास इंट्रोड्यूस करके उसके बाद कभी फोन कॉल्स नहीं उठा रहा है, ऐसा अगर कोई तुम्हारा ब्रोकर है तो इट्स अ बिग वार्निंग, इट्स अ बिग नो। तुम्हें ये ब्रोकर्स अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बहुत क्लियर है ना सर, आपने जैसे बोला ना, प्राइस है सबसे बड़ा, तो वो प्राइस है। अगर प्राइस आपको यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे वहीं पे आपको एज अ बिल्डर को भी वो चैलेंज है, क्योंकि उसका क्रेडिबिलिटी हैम्पर हो रहा है दो जगह पे अलग अलग प्राइस करेंगे तो एज अ कस्टमर हम वो समझ सकते हैं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन राइट जगह पे राइट इन्वेस्टमेंट जो भी है वो कैसे करें। मैं उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछने वाला था। आप भी अभी बहुत साल से अच्छा खासा काम कर रहे हो, तो रियल एस्टेट में कंपटीशन है मार्केट में, पुणे में है, एब्सोल्युटली। तो अगर इतना कंपटीशन है तो हम स्टैंड आउट कैसे कर पा रहे हैं अपनी कंपनी को, कि हम या इस कंपटीशन में हम कैसे स्टैंड आउट कर रहे हैं? दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इनफैक्ट ब्रोकर का या चैनल पार्टनर का वेबसाइट भी देखना चाहिए कि व्हाट आर देयर मॉरल वैल्यूज। फॉर अस इंटीग्रिटी इज द कोर। हम लोग हमारे कस्टमर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बिल्डर से सही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बिल्डर और कस्टमर के बीच में वो ट्रांसपेरेंट चीज़ें रखते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें स्टैंड आउट करता है ये ऐसे सेक्टर में जो पहले से ही थोड़ा सा बदनाम है, बिकॉज रियल एस्टेट was considered as one place where black money could be easily parked. कुछ भी नेगेटिव चीज़ें एसोसिएटेड इजीली होता था, बट विथ रेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बहुत सा स्ट्रक्चर आ रहा है। बिल्डर पेमेंट जो लेता है पर यूनिट का जो पेमेंट लेना है, रेरा रजिस्टर्ड एस्क्रो अकाउंट में ही उसको पेमेंट लेना पड़ता है, जिसके वजह से कोई भी पैसा जो है वो गलत जगह पे नहीं जाएगा। उस प्रोजेक्ट का पैसा उस प्रोजेक्ट में ही रहेगा। 70% से ज़्यादा उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर का जो है बिल्डर ले सकता है फॉर अदर एक्सपेंसेस, बट ऑल दैट इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस विथ रेरा। सो ये सारा जब ट्रांसपेरेंसी रेरा दिला रहा है, वी आर वन कंपनी विथ आर ओन एक्सपीरियंस विद द सेक्टर्स दैट वी हैव बीन एसोसिएटेड, जहाँ पे हम लोग भी कस्टमर सर्विस हमारा टॉप प्रायोरिटी है। राइट। बीइंग इंटीग्रिटी, फॉलोइंग इंटीग्रिटी एंड ट्रीटिंग द टीम मेंबर्स इन सच अ वे दैट वो लोग भी वही चीज़ फॉलो करेंगे, इन कस्टमर को राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, सो दैट जो घर ले रहे हैं वो हमारा परफेक्ट चॉइस हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। राइट। तो आपके पास दो तरीके के लोग आते होंगे, एक है आपके बिल्डर्स जिसके आपके पास कनेक्ट है, अच्छा खासा आप रेप्यूटेड ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। दूसरे और दो टाइप के कस्टमर्स आते होंगे, एक है इन्वेस्टर और दूसरे है होम बायर्स, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो आप इन दो लोगों को, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम प्रॉपर्टी चूज़ करते समय, जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं, तो इन दो लोगों को आप डिफरेंशिएट करके, तो इसकी ये प्रोसेस कैसे चलता है आपका, कि आप कैसे इवोल्वेट करते हो? क्योंकि बिल्डर के पास जाएंगे, प्रॉपर्टी और प्राइस देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, हम जाएंगे बुक करेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो एक आपके पास एज अ कंसल्टेंट आने के बाद आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, और जिससे उनको उनका जो बेस्ट होम है वो मिल जाए, या फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ROI आ जाए? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन, वी आर नॉट शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, वी आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, वी हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। तो ये विजन रखते हुए व्हाट वी वांट टू एंश्योर इज आवर कस्टमर्स गेट द राइट प्रोडक्ट, दे गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, उनको सर्विस में कहीं पे भी कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट देने के लिए वी कंटिन्यूसली कीप इवेल्युएटिंग developers. We do not work with all the developers in Pune. There could be some good developers, but हम लोग अगर देखते हैं, हम जब इवेल्युएट करते हैं, हमको अगर लगा कि कुछ प्रैक्टिसेस उनके जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छे नहीं है, तो वी डू नॉट प्रमोट दैट डेवलपर। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेवलपर अच्छा नहीं है, वी डू नॉट प्रमोट दैट डेवलपर बिकॉज हमें लगता है कि हमारा जो कस्टमर है शायद वो पसंद नहीं करेगा। तो हमारा इवेल्युएशन करने के बाद हमारा एक चेकलिस्ट रहता है जिसके बेसिस पे हम लोग डेवलपर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। कभी कभार हमें ऐसा सिचुएशन आता है कि कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि हमें वही प्रोजेक्ट चाहिए, हम उस प्रोजेक्ट में क्या गुड पॉइंट्स है, क्या बैड पॉइंट्स है, प्रोज एंड कॉन्स पूरा समझाते हैं, बट कस्टमर फिर भी अगर एडमेंट होता है
तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हम लोगों ने ऐसे डिसीजंस लिए जहाँ पे कस्टमर्स को बोलते सर इफ़ यू आर रियली कीन इन दैट प्रोजेक्ट, मैं वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन दूंगा, आप खुद जाके डील कीजिए, हमें कोई गलत डील में आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, बिकॉज सबसे कल मुझे बड़ा आपको फेस करना है। और वो सबसे बड़ा डिसीजन है आपके लिए। और वो सबसे बड़ा डिसीजन, एंड ये कुछ डिसीजंस हमारे लिए मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा, विच मेक्स अस स्टैंड आउट डिफरेंट फ्रॉम अदर चैनल पार्टनर्स। We Right. want to be very ethical to our customers and give the right product to our customers. सिर्फ बेचने के लिए बेचना नहीं है, जो करते हैं वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले इंश्योर करेंगे कि कस्टमर को सही सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ग्रेट सर, रियली मतलब मैं बहुत दिन से आपको देखना, 1-2 साल हो गए मैं देख भी रहा हूँ कि जितने भी मैंने भी आपके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स भी देखे हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी सेम ही है। तो और एक था कस्टमर क्या है, जब भी ये लोग आते हैं सबका कुछ फाइनेंशियल कुछ ना कुछ होगा। एक है रिस्क मैनेजमेंट क्या है इसके अंदर, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और दूसरा है कि क्या चीज़ें लेके आते हैं लोग, फाइनेंशियल उनके पास क्लियरिटी होती है नहीं होती है, कैसे करने वाले होते हैं, उसमें भी हम कुछ चीज़ें उनके लिए डिस्कस करते हैं। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहला जो चैलेंज रहता है कि कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता है, वो ना बिल्डर पे ट्रस्ट करता है, ना चैनल पार्टनर पे ट्रस्ट करता है, या ब्रोकर्स पे ट्रस्ट करता है। तो वो ट्रस्ट के वजह से वो ओपन अप नहीं होता है, वो एक्चुअल अपना फाइनेंशियल सिचुएशन बताता ही नहीं है। ओह, तो उसको भी पता नहीं होता है कि उसे क्या एग्जैक्टली लेना है, उसको सिर्फ पता होता है कि मुझे घर लेना है। एंड बहुत से लोग, मतलब पूरा मार्केट इस तरह से डेवलप हो रहा है, पीपल हु आर स्टेइंग इन दी सबर्ब्स नियर बाय पुणे, इनफैक्ट उनके शादी में जो बायो डेटा बनता है बायोडेटा आजकल, बनता बायो डेटा में रिक्वायरमेंट रहता है की पुण्यामध्ये घर असलं पाहिजे। ओह, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ना। वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बस घर चाहिए, हाँ ना, ये फुलफिल करने के लिए कुछ लोग मतलब उस हिसाब से प्लान करते हैं। एंड ट्रस्ट डेवलप नहीं होने की वजह से वो ओपनली बोल नहीं पाते कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो फर्स्ट जो मैंने बोला, चेक्स में बिल्डर हुआ, लोकेशन हुआ, चैनल पार्टनर, वंस यू डिसाइड कि मेरे को ये 2-3 चैनल पार्टनर्स को मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, उसमें से जब इवेल्युएट करो, जब ट्रस्ट बिल्ड करने की पहले कोशिश करो, घर फाइनल मत करो, पहले ट्रस्ट डेवलप करो उस चैनल पार्टनर के साथ, उसको समझने की कोशिश करो, एंड उसके बाद उसके ओपन अप हो। यू शुड टेल व्हाट इज अवेलेबल विथ यू, ओन कंट्रीब्यूशन में क्या अवेलेबल है, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या आ रहा है, फ्यूचर में क्या और रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं। हमारे कंपनी में वी हैव अ स्पेशल डिपार्टमेंट हु डज फाइनेंशियल एडवाइजरी आल्सो। वाओ, सो व्हाट वी डू इज वी वंस दैट ट्रस्ट इज बिल्ड, हम लोग कस्टमर का पूरा समझने के बाद कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि घर अभी लेना सही है या कुछ टाइम रुक के लेना ओह, चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो सर आप। कई बार ऐसे होता है कि अभी आया है कोई तो बस हम बेचे और निकल जाए, ऐसा बहुत बार होता है। एब्सोल्युटली, बट फॉर अस वो बेच के निकलने वाला वापस उस कस्टमर के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। एंड बिजनेस जो चलता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स को जिस तरह से सर्विस दोगे, वही कस्टमर्स तुम्हें रिपीट बिजनेस देने वाला है। वही कस्टमर तुम्हें और किसी को रेकमेंड करेगा, राइट, उसी से बिजनेस होता है। जो लॉन्ग टर्म बिजनेस करने वाला वो वही सोच रखेगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसको मैच करता है, नहीं मैच करता है। कभी कभार इट इज उसका बजट नहीं होता, कभी कभार उसने बजट बहुत कम रखा रहता है घर खरीदने के लिए, बट उसकी कैपेसिटी और उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, आने जाने का लोगों का ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी है 4 BHK लेने की, उसका वो सोचता है 2 BHK लूँ क्योंकि मेरे को कम से कम इन्वेस्ट करना है, बट आइडियली उसका रिक्वायरमेंट 3 BHK होता है। वी सिट एंड डिस्कस ऑल ऑफ दैट कि कितना रिक्वायरमेंट एक्चुअली होना चाहिए। शुड यू लुक फॉर 3 BHK, शुड यू लुक फॉर 2 BHK और शुड यू लुक फॉर 4 BHK। 3 BHK है तो उसका प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए, कितना तुम्हारा ओन कंट्रीब्यूशन में होना Right. चाहिए, लोन कहाँ से लेना चाहिए, कौन से बैंक से लेना चाहिए, राइट, कौन सा बैंक क्या फैसिलिटीज़ देगा। उसमें भी हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। कुछ लोगों को चाहिए कि मुझे कोई थोड़ा सा पीरियड मिलना चाहिए जहाँ पे मैं EMI और रेंट दोनों नहीं मैनेज कर सकता हूँ, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बैंक्स है जो हम रेकमेंड कर सकते हैं जो दोनों चीज़ बैलेंस करके दे। देयर आर सम बैंक्स विच आर वेरी गुड इन चेकिंग योर बेसिक्स। इनिशियल इतना टाइट कर देते कि बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हें चेक करना है वो खुद चेक करके बता देगा, तो तुम्हारा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो Right. वो थोड़ा टाइट रहता है,
बट उसमें तुम्हारा ओन कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट एश्योरिटी रहता है, रिस्क तुम्हारा मिटिगेट होता है, वहाँ पे बैंक भी सपोर्ट के लिए आ जाता है। सो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर करके उसको राइट फाइनेंशियल एडवाइस देना, इंक्लूडिंग बैंक्स रेकमेंड करना। फिर फ्यूचर में बहुत से लोग इंश्योरेंसेस नहीं लेते, तो इंश्योरेंसेस कहाँ कहाँ पे कैसे किस Okay. टाइप का लेना है फ्लैट के लिए, वो भी एडवाइस करना। एंड जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है कस्टमर का पैसा कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कस्टमर को राइट, एडवाइस और ये भी पॉइंट हम फिर से हाईलाइट करेंगे कि यहाँ पे आपका पैसा बच सकता है अगर आप राइट गाइडेंस लो तो, एब्सोल्युटली और आपका पैसा इंटरेस्ट भी बच सकता है अगर आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जा रहे हो तो। एब्सोल्युटली। तो वो जो सोच है ना कि क्वालिटी इज एक्सपेंसिव, क्वालिटी इज नेवर एक्सपेंसिव, एंड दीज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीज आर revolutionary people that have said that quality is never expensive. Quality is not only the flat that you're buying, it is the quality location, it is the quality developer, and also importantly a quality advisor who will ensure that whatever you're getting, आपको जो भी मिल रहा है वो आपका सपनों का घर सिर्फ दिखने के लिए अच्छा नहीं है, बट क्वालिटी के नॉर्म्स के हिसाब से हो, और आपको लॉन्ग टर्म वहाँ पे रह के आपको वहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी। ओके सर, कुछ क्विक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा। अभी पुणे में कौन से एरिया सबसे बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और घर खरीदने के हिसाब से? घर खरीदने के हिसाब से थोड़ा सा हायर रेंज में जाएंगे तो खराड़ी इज़ वन गुड मार्केट टू इन्वेस्ट, एंड थोड़ा सा मिड सेगमेंट में आएंगे तो हिंजवड़ी, एंड नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट्स आर ताथोड़े एंड वागोली। वाह, दैट्स ग्रेट सर। और एक क्वेश्चन था जो हमारे पास भी आया था, मिलेनियल्स के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है अभी, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी टिप्स आप शेयर करना चाहोगे? मोस्ट ऑफ द होम बायर्स करंटली जो मार्केट में है, दे आर मिलेनियल्स, दे आर पीपल who do not have a traditional expectation, मतलब उनको उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो चाहिए है वो है एक्सपीरियंस, कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मेरे सोसाइटी में एमिनिटीज़ यूटिलिटी वाइज किस तरह से रहने वाला है, सिर्फ एमिनिटीज़ होना नहीं है, अभी यूटिलिटी वाइज एमिनिटीज़ कैसा है, अपग्रेडेड सिस्टम्स क्या क्या है, इको फ्रेंडली चीज़ें वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हो, जैसे ईवी पार्किंग, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट द मिलियनियर्स आर लुकिंग फॉर। अफोर्डेबल सेगमेंट में कैसे घर हो सकता है, मतलब दे आर नॉट लुक मिलेनियल्स मोस्टली दे डू नॉट लुक फॉर प्रीमियमनेस, बट इट इज़ मोर अबाउट यूटिलिटी। तो कन्वीनियंस, यस, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जहाँ पे दे रिक्वायर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड देम, एक चीज़ें पास में चाहिए, सब एक पूरा इकोसिस्टम वो लेना चाहते हैं, वो सिर्फ फ्लैट नहीं खरीदना चाहता है, राइट। तो उसके नेबरहुड भी उसको चाहिए अच्छा, तो स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, वर्क ऑफिसेस कहाँ पे क्लास होंगे क्लोज उसके होने चाहिए, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो, इजी हो, हाँ। इट शुड बी इजी फॉर देम। सो ये सारे कन्वीनियंसेस मिलेनियल्स देखते हैं, एंड आजकल there are some developers who are also working in that line to cater to these needs. Wow, that's great. सर और एक आप चीज़ बता सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ों में, आप काम कर रहे हो, आपके कस्टमर्स भी है, बिल्डर्स भी है, इन्वेस्टर्स भी है, तो एक सीपी क्या कर सकता है कस्टमर्स के लिए? आप कुछ इसके बारे में बता सकते हो, क्या क्या कर सकता है? काफ़ी एक्सपीरियंसेस है अभी। एक रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा है उससे रिलेटेड मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी जो ट्रेंड चल रहा है बल्क सेलिंग का चल रहा है बिल्डर की तरफ से, तो बिल्डर्स क्या करता है, प्री लॉन्च स्टेज में ही टोकन्स लेता है, टोकन्स लेके एक अमाउंट बायर से एक्सपेक्ट करता है कि तुम ये अमाउंट पे करो, एंड तब तक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, और इन्फॉर्मेशन फिर धीरे धीरे रिवील करता है, एंड लॉन्च के टाइम पे सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है, फिर बायर फाइनली डिसाइड करता है कि उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है।
तो हमारा एक बायर था, अम, उसने इन्वेस्ट करने के बाद he was he wanted to buy that property, but for some reason there had been a medical emergency, and मेडिकल इमरजेंसी एक सिचुएशन ऐसा था कि वो खुद के लिए भी नहीं, अपने एक दोस्त के लिए, उसका लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन था, तो पैसे उनको कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो मूव किया, बट उन्होंने जब टोकन लिया तो 1.5 लाख का अमाउंट उन्होंने टोकन लिया था। एंड ऐसा था कि बिल्डर को वो रिटर्न करने में एक तो चैलेंजेस थे एंड डिले होने वाला था, एंड इनका ऐसा अर्जेंट सिचुएशन था कि उनको पैसे इमीडिएटली चाहिए था। तो हम लोगों ने हमारी तरफ से बिल्डर से बात करके कन्विंस करा के उनका विद इन 2 to 3 days हम लोगों ने वो रिफंड अरेंज करा के दिया, एंड द कस्टमर वाज सो हैप्पी कि उनको जब ज़रूरत थी तब हम हेल्प कर पाए। उन्होंने उस वो टाइम पे तो हमसे खरीद नहीं पाए, बट उन्होंने हमारा बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया, और उसके बाद हमें एक स्ट्रांग रेफरल उनके थ्रू ही मिला, वाओ, जिन्होंने फिर हमारे साथ बुकिंग किया। दैट्स ग्रेट। सो बुकिंग के ऊपर फोकस ना करके कस्टमर का रिक्वायरमेंट अगर फोकस करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर जो हम करना चाहते हैं, जो इट्स अबाउट सेलिंग द राइट प्रॉपर्टी टू राइट पीपल, दैट ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। राइट। इससे ना सर मैं और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, इससे ना एज अ एंटरप्रेन्योर आपका सोच समझ में आता है, आपका माइंडसेट समझ में आता है। जैसे हमने जब भी काम करा है ना, मतलब वीडियोस के ऊपर काम बोला है, तो हम यही देखते हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ तक जाएंगे, उनके थॉट्स से पता चलता है। कंपनी आपकी क्या काम कर रही है, अभी जो भी कोई पॉडकास्ट देख रहा है ये, उसको एक्चुअल में पता चलेगा कि एज अ पर्सन, एज अ कंपनी क्या सोच के आगे बढ़ती है और वो कितने लंबा जाएंगी, ये इस थॉट के ऊपर पता चलता है। सो आज आपने बहुत से पॉइंटर्स हमने आपके साथ डिस्कस करे, आपको एज अ व्यूअर आपको भी इसमें बहुत वैल्यू मिली होंगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो ज़रूर हमने तो अभी ऊपर ऊपर से कुछ पॉइंट लिया है, तो मुझे पता है कि आपको आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हो इसके लिए। तो हम और एक पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहेंगे, और ये जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी हमारे लिए एज अ व्यूअर्स के लिए, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लास्ट में इस पे कुछ अगर आप ऐड ऑन करना चाहो एज अ हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप ऐड कर सकते हो। श्योर, हमारी तरफ से ये बहुत ही हम्बल स्टार्ट है। वी कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे साथ लोगों का सपना कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी कस्टमर्स को सर्व करके उनका सपना पूरा पूरा करने में पूरी तरह से 100% अपना दे के कॉन्ट्रीब्यूट करें। लॉन्ग टर्म का सोच रख रहे हैं, तो फॉर अस सेलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दैट एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ होम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड जो भी हमसे छोटा बहुत हो सकता है ऑफ शेयरिंग अरे इंफॉर्मेशन टू बड़ा योर काम कर व्यूअर्स, रहे हो सर, आप छोटा मोटा नहीं कर रहे हो। we will continue to do that, and Yes, we are honored to be here. yes, Thank you so thank you much. so much sir, thank you so much sir। Thank you.